Hi, welcome to e-learning session for grade 10 SS Geography. I'm your mentor Ajit Kumar. Now we are studying chapter 6 manufacturing industries. तो क्विक रिकैप कर लें. फर्स्ट हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, राइट. फिर देन वी सॉ अबाउट एग्रो इंडस्ट्रीज. फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन नेशनल इकोनॉमी, जहां हमने देखा था कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 17% है आउट ऑफ 27%. फिर हमने वहाँ एक और चीज़ देखी थी, NMCC. ठीक, NMCC का कॉन्सेप्ट देखा था. फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स हमें होने चाहिए जो डिसाइड या डिटरमाइन करेंगे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकेशन. तो वहाँ हमने देखा रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट. फिर साथ में स्पेशलाइज्ड लेबर, जो स्किल्ड लेबर है, स्पेशलाइज्ड लेबर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमारे लिए सूटेबल हो डिपेंडिंग अपॉन स्टेट गवर्नमेंट्स. हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है. तो ये सारी चीज़ों को एक जगह के पे इकट्ठा करना है. आइडियली हो तो ये सकता है कि ये सारी चीज़ें एक जगह ना मिले. नहीं मिलेगा तो ऑप्शन क्या है कि कम से कम कॉस्ट में हमें इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा. ठीक, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमम रख पाए. फिर हमने पढ़ा था एग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज़ के बारे में. एंड दिस इज़ फॉर यू कृष्णा. एग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज इकोनॉमीज जो हैं, उसका फॉर्मेशन का फंडा क्या है? जब भी एग्लोमरेशन का मीन्स है बहुत सारी चीज़ों का एक साथ इकट्ठा हो जाना. तो सिटीज़ के इन एंड अराउंड आप देखेंगे हमेशा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, या हम सिटीज़ के आसपास ज़मीन भी एलोकेट करते हैं किस चीज़ के लिए? इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए. और हमेशा ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं क्लस्टर में, एक झुंड में लगेंगी. और वो क्यों हम एक साथ इनको क्लस्टर में लगाने देते हैं? ताकि इन इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट मिल पाए जो सिटी में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें मिला के दे विल फॉर्म एग्लोमरेशन इंडस्ट्री. जैसे हमारा मोरबी है, मोरबी में इफ़ यू गो अवे फ्रॉम मोरबी टू, तो वहाँ उसके थोड़ा आगे से इंडस्ट्रियल यूनिट शुरू हो जाती है. ठीक, और लाइन से एक के बाद एक आपको इंडस्ट्रियल यूनिट मिलेगी जो कि सिटी की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है. तो इसका रीज़न क्या है? ताकि वो कनेक्टेड रहे सिटी से, सारे बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ जो सिटी में अवेलेबल हैं वो अवेल कर पाए, और प्रोडक्शन भी चलता रहे. फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, मेन रोल. इसको हम इस वाले में देख लेते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. फिर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन मेन रोल, बेसिक इंडस्ट्री, और दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्री. फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI या MSME. फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के में हमने देखा पब्लिक सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, जॉइंट सेक्टर हो सकता है, या कोऑपरेटिव सेक्टर हो सकता है. फिर बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट के हिसाब से, रॉ मटेरियल के वेट एंड बल्क के हिसाब से देखेंगे तो हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्रीज. फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, स्ट्रेट अवे हम चलते हैं अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की तरफ. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हमने देखा था सबसे पहले कॉटन, उसके बाद जूट. तो कॉटन में हमारा एक पेक्यूलियर पॉइंट क्या है? कॉटन को जब हम प्लग करते हैं, इफ़ वी प्लग कॉटन, कॉटन को प्लग करने के बाद सीधा हम उसे भेजेंगे जिनिंग एंड स्पिनिंग के लिए, ताकि यान फॉर्म कर पाए. तो ये जो हमारा यान फॉर्मेशन तक का काम है, till yarn formation are procedures and qualities at par with international standards. But as far as weaving, knitting and making of fabric is concerned, यहाँ we are lacking behind.
ठीक है। तो यहाँ हम लैग बिहाइंड करते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो होता क्या है, ये इस पोर्शन तक जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड यार्न है, इसको हमें करना पड़ता है एक्सपोर्ट। ठीक, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे और जो हमें अब गारमेंट्स बनाने के लिए फैब्रिक चाहिए उसको हम करेंगे इंपोर्ट। तो यू सी देर इज़ अ कंप्लीट मिसमैच बिटवीन आर सप्लाईज। एक तरफ तो हमने स्पिन करके यान बना दिया जो बेसिक है फैब्रिक बनाने के लिए, अब इस यान को हमें करना पड़ रहा है एक्सपोर्ट। और जब फिनिश्ड गुड जो कि कपड़ा बनाने के लिए फैब्रिक बाहर से लेना पड़ रहा है, तो ये बड़ा एक मिसमैच सिचुएशन था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसका लोकेशन क्या है। लोकेशन हमने देखा कि मोस्टली ये ज़्यादातर लोकेटेड हैं गुजरात महाराष्ट्र के आसपास। ठीक, मगर धीरे धीरे आज भी जिनिंग एंड स्पिनिंग का काम महाराष्ट्र के लोकलाइज्ड एरिया में, गुजरात महाराष्ट्र इन सब एरिया में लोकलाइज्ड है। मगर जो आगे फैब्रिक बनाने का काम है या वीविंग का काम है वो पूरे डिसेंट्रलाइज हो गया। पूरे देश में अपने अपने हिसाब से लोगों ने इंडस्ट्री लगाई है, लोगों के रीजनल पर्सनल चॉइसेस है उसके हिसाब से। ठीक, एंड वी आर एक्सपोर्टर ऑफ दिस। ठीक, उसके बाद हमने जूट इंडस्ट्री देखा। जूट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये कहाँ, इसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन बोल सकते हैं हुगली के बैंक्स पे है। ठीक, उसका रीज़न है चीप ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, मार्केट के साथ कनेक्टिविटी है। ठीक, कलकत्ता हार्बर जो है वो पास में है, तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो सब कम हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर ये जूट इंडस्ट्रीज़ आपको हुगली के बैंक पे मिलती है और वहाँ पे उगता अच्छा है। और एक और कंट्री दैट इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन केस ऑफ जूट इज़ बांग्लादेश। फिर अगेन आप देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है जूट इंडस्ट्री के लिए। जूट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ बैग्स। ठीक, और इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत यूज़ हो रहा है, मगर अब इसका जो डीमेरिट था, ये सबसे बड़ा चैलेंज जो डीमेरिट हम बोल रहे हैं, वो इसके लिए धीरे धीरे जाके आगे आज के स्टेज में मेरिट बन रहा है। वाई? बिकॉज इसका कंपटीशन था सिंथेटिक फाइबर के बने हुए बैग से। अब क्योंकि हमें इन्वायरमेंट को भी बचाना है और ये सिंथेटिक बैग्स जो नायलॉन के बैग्स हैं ये डिकम्पोज नहीं होते, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट्स और पूरा वर्ल्ड इसको धीरे धीरे यूज़ लिमिट करता जा रहा है। तो अल्टरनेट क्या बचेगा? अल्टरनेट जूट है, तो जूट के डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी बात है, चैलेंज ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही स्टिफ कंपटीशन है हमारा बांग्लादेश, ब्राज़ील, इन सब कंट्रीज़ के साथ। और मगर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी रखी है ताकि हमारा इंटरनल जो देश के अंदर ही डिमांड जो है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि सबके लिए मैं कंपलसरी कर दिया कि आपको जूट बैग यूज़ करना है, तो हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इतना डिमांड रहेगा इसका कि विल बी यूटिलाइजिंग इट विद इन आवर कंट्री इटसेल्फ। चलिए, तो आज हम देखते हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर अगेन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। India stands second as a world producer of sugar but occupies first place in production of gur and खांडसरी। तो जब हम शुगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पहले पोजीशन देख लें इंडिया का। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड है प्रोड्यूसर शुगर का, उसके बाद मगर गुड़ और जो खांडसरीज आर मिस्री, राइट। तो इसके प्रोडक्शन में हम नंबर 1 है। द रॉ मटेरियल यूज्ड in this industry is bulky and in haulage its sucrose content reduces। तो चूँकि हमारा ये जो रॉ मटेरियल है शुगर के लिए वो ऑब्वियसली शुगर केन है जो थोड़ा भारी भरकम है, तो होता क्या है, अब इसको लाने ले जाने में जितना ज़्यादा हम डिले करेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर जो सुक्रोस है, शुगर कंटेंट है, वो कम होता जाएगा। कभी आपने देखे, कभी गन्ने को ख़रीद के लाओ 10 दिन बाद रखो, उसको जब आप चूसोगे तो उसके अंदर से निकलता है
बहुत ही सूखा हुआ सा रहता है। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली जो उसके अंदर कंटेंट है, वाटर कंटेंट, वो इवेपरेट होगा तो सुक्रोज का कंटेंट कम हो जाएगा, तो जो चीनी की क्वालिटी है उस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा सुक्रोज कंटेंट का लॉस होता है, तो इसके लिए किया क्या जा सकता है? अब हम चाहते हैं कि हमारा जैसे हमने काटा सेम टाइम इंडस्ट्री में पहुंचा दे, तो ऐसी जगह इंडस्ट्रीज़ को लोकेट किया जाए जो शुगर केन ग्रोइंग बेल्ट के इन एंड अराउंड। ठीक, द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, MP. Oh my God, entire India. 60% mills are in UP and बिहार। चलिए, मेरे बिहार का भी नंबर आ गया। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। अगेन, ये 12 महीने तो उग नहीं सकता, तो चूँकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो सीजनल इन नेचर है। इट इज़ आइडियली सूटेड फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर। तो यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ इंडस्ट्री, तो हमने वहाँ पे देखा था कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के बारे में। तो वहाँ हमने क्या देखा है कि उनका कॉपरेशन कैसा है, सब अपने अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे। फार्मर पूल करेगा, इंडस्ट्रियल ओनर पूल करेगा, और वर्कर्स तीनों मिल के भागीदारी में दे विल स्टार्ट दिस मिल। अब जो इसका प्रॉफिट होगा वो भी उनमें इक्वली शेयर होगा। अगर इंडस्ट्री लॉस में जाती है तो दैट लॉस विल बी borne by all. In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in southern and western states, especially Maharashtra. This is because the cane produced here has high sucrose content. अब जब चीनी, हमारा जो शुगर बनाना है, शुगर केन में चीनी बनाने के लिए जितना ज़्यादा सुक्रोज का कंटेंट होगा उतना फाइन क्वालिटी का हमारा शुगर होगा। तो और दूसरी बात यह है, महाराष्ट्र में उगने वाले शुगर में सुक्रोज का कंटेंट ज़्यादा है, तो धीरे धीरे टेंडेंसी तो यही रहेगी इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ हमें अच्छी क्वालिटी का शुगर केन मिल रहा है जिसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाए ताकि बेटर शुगर मिले। तो दिस इज़ द रीज़न वाई इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स महाराष्ट्र। मोरओवर, द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। और महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है मिल, शुगर मिल्स में, वो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है पूरे इंडिया में। मेजर अगेन नाउ यहाँ पे हम देखते हैं चैलेंजेस को। जैसे जूट इंडस्ट्री का चैलेंज देखा था, कॉटन इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। तो पहली बात है, सीजनल इन नेचर है, तो हमेशा रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर नहीं रहेगी। सेकेंड, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो आज भी मशीनरी है, प्रोडक्शन का मेथड है, वो पुराना है, तो उतनी ज़्यादा इफ़िशियंसी नहीं मिलेगी। तो हमेशा थोड़ा सा हम लॉस बियरिंग रहेंगे जब तक हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड ना करें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ, तो वो इफ़िशियंसी नहीं मिलती। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू द फैक्ट्रीज एंड द नीड टू मैक्सिमाइज यूज़ ऑफ बैगेज। चलिए, अब यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है, हम बोल रहे थे कि जैसे शुगर केन को काट के जल्दी हम अगर मिल्स तक पहुँचा पाएंगे तो उसके सुक्रोज के लेवल को हम रिटेन कर पाएंगे। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा इसका सुक्रोज लेवल कम होगा। सो इस चीज़ को, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा उसके लिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हम सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग पोर्शन, विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट सेशन। चलिए, विल पुट एन एंड टू दिस। पार्ट